अगर आपकी आंख चली गई तो आप काफी सारे काम नहीं कर पाओगे। तो वो एक बहुत महत्व का अंग है। आप किसी को खाना भले 2 दिन नहीं खाएगा तो जिंदा रह जाएगा, अगर उनके एक हाथ कट गया तो भी चल जाएगा, लेकिन आंख नहीं होगी तो इसमें से बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनका सोशली वो आदमी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सगे वाले आपको छोड़ देंगे, घर में पड़ा रहेगा, साइड में कुछ नहीं कर पाएगा। કે મમ્મીઓ મારું ઊંઠો હે ભણવાનું મારું અદલાઈ જો હે તો રડે, मैं भी રડું, મારી પોરી भी રડે। जिसकी नेत्र चले जाते हैं, जो अंध हो जाते हैं, उससे बड़ी पीड़ा क्या होती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर एक बंदा ब्लाइंड होता है ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेट वे बढ़ती है। चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उन परिस्थिति में अपनी जात को आप रखो तो हमने सांगो पांग पता चलता है कि उनकी हालत क्या है, उनका दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो कैसा सोचता है, कितना उन पे टेंशन है, स्ट्रेस है, वो पता चलता है। એમાં મારાથી દિવસ નો નહીં દેખાતું, રાતના જીવમાં સાંભળે જાય ને કોઈ મોટા ચાકલવાળા ઠોકી નાખે ને તો બી નહીં ખબર પડતી कि बाहर निकलो, बात करो किसी से, वो सब मुझसे हो ही नहीं पाता था। एकदम अकेला एक कमरे में बंद हो गया था, ऐसा हो गया था मेरे साथ। कोई व्यक्ति वो इसलिए ब्लाइंड हो रहा है क्योंकि उसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, जबकि वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये तो बेसिक है। 80% प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें 65% तो सिर्फ कैटरेक्ट का ही है। अपने घर में जो कोई काम करता है, आसपास में कोई मेड है, ये हो, तो उनके जो माँ बाप रहते हो वो भी सफर करते होंगे, लेकिन उनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। जो अफोर्डिंग क्लास है उनको भी कभी नॉलेज नहीं कि मुझे डायबिटीज है तो मुझे चेकअप कराना चाहिए। सोसाइटी में पता चले कि आरओपी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एक बीमारी आंख के पर्दे की नवजात शिशु में जो अधूरे महीने आया है उसमें होती है। अगर वो अवेयरनेस हम सोसाइटी तक, पीडियाट्रिशियन तक, नर्सिंग स्टाफ तक, मेडिकल की पब्लिक तक, सब तक पहुंचा पाएंगे तो हम हर एक बच्चे को टाइम पे स्क्रीन कर पाएंगे। इंडिया में ऐसे पब्लिक ज्यादा है जो मेडिकल सर्विसेज है इंडिया की जैसे चल रही है अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो कई लोग तो सर्विस ले ही नहीं सक रहे। जब तक उनको कोई लक्षण आता नहीं है, दे आर एक्चुअली नॉट अवेयर कि कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लगा है कि पेशेंट को पहले से ऐसा ही है कि मुझे नहीं देखेगा, मुझे कभी नहीं देखेगा, मेरा आँख खराब ही हो गया है, वो कुछ नहीं होने वाला है। लोग अवॉइड करते हैं, चलता है क्यों करने का, वो कुछ और घुसा देंगे लोग, इसलिए रिपोर्ट नहीं निकालते कि प्रॉब्लम आएगा। भाई प्रॉब्लम होगा तो आएगा। मेरा कॉलेज का ऑप्थेल्मोलॉजी का एजुकेशन एमपी शाह मेडिकल कॉलेज से हुआ, जामनगर से। वहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे, वो रेटिना सर्जन थे, तो उनसे इंस्पायर होके मैं सोचा मुझे भी रेटिना सर्जन बनता है। वो बनने के लिए मैं गया शंकर नेत्रालय, और क्योंकि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ये शंकर नेत्रालय ही है। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि एक्सीलेंसी क्या है, क्योंकि कोई भी बीमारी के लिए वो रुकते नहीं है। एक ही पेशेंट का ज़रूरत पड़ेगा तो 5 बार ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आखिर तक मेहनत करेंगे डेडिकेशन से और दृष्टि वापस लाएंगे। आज भी जब मैं देख रहा हूँ कि इवन 15 साल के पहले जो ट्रीटमेंट उधर हम करते थे वो आज इधर अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी लोगों को इधर से वहाँ पे जाना पड़ता है। तो हर कोई तो पहुँच नहीं पाता है, उनको इतना दूर जाना, रहना, अगर ऑपरेशन ज़रूरत है तो 1 महीना रहना बहुत डिफ़िकल्टी रहता है। गवर्नमेंट में या तो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स जहाँ पे सब्सिडाइज ट्रीटमेंट मिलती है, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलती है, वहाँ पे कहीं पे रेटिना सर्जरी होती नहीं थी। मजबूरन ही ये वो पेशेंट को या तो पैसा चुकाना है या तो फिर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो विदाउट ट्रीटमेंट चला लेना पड़ता है। 100 पेशेंट ब्लाइंड होते हैं तो 80 का तो अवेलेबल है ही है, तो उनको टाइम से ट्रीटमेंट मिले ये एक निर्धार किया। तो पहले हमने स्टार्ट किया कि भाई
ऐसे जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम एक फंड अलग रखेंगे 1 लाख रुपए का, जिससे उनका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो वहाँ से जर्नी हमारा चालू हुआ। लास्ट ईयर हम लोगों ने 12,000 लोगों को सर्जरी करके उन लोगों की दृष्टि विजन वापस उन लोगों को लौटाया, उनके परिवार में खुशियाँ फैलाई। हमारे यहाँ पे बेहतरीन एडवांस मशीन्स है, हम उसका भी ध्यान रखते हैं कि एडवांस ट्रीटमेंट पेशेंट को दे, या छोटा बच्चा हो से लेके बड़े तक। और स्टाफ की भी रेगुलरली ट्रेनिंग्स होती है, सब डॉक्टर्स की भी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है, उनको हम अपडेटेड रखते हैं। टाइम के साथ जो है जज्बा बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, हमारा हौसला बुलंद था और आज के दिन हम 28 NICU गुजरात के कवर करते हैं, साथ में नॉर्थ महाराष्ट्र के कवर करते हैं। जैसे ही हमारा ये नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ा तो पहला क्वेश्चन ये था कि हाई वॉल्यूम के साथ क्वालिटी तो डाउन हो जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि एक भी कॉम्प्लिकेशन हम चलाते नहीं हैं। उसके कारण जो सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन के रेशियो और विज़न लॉस का रेशियो वो हमारा 1% से नीचे चला गया, जबकि इंडियन एवरेज स्टैंडर्ड है 7%। इस सर्जरी होने के बाद 7 लोग विज़न लॉस भुगतते हैं, जो हमारा 1% से भी कम है। भगवान ने उनको कहीं कुछ दिया हुआ है जो हम सब में नहीं दिया हुआ है, कि उनके हाथ में जादू है। आपको शायद मेडिकल फील्ड से आप नहीं जुड़े हो तो पता नहीं होता है, लेकिन कोई कोई डॉक्टर के हाथ में जादू होता है कि भगवान ने दिया होता है कि वो कुछ भी करेगा ना तो पेशेंट अच्छे हो जाए। हमारी जो उधना ब्रांच है उसमें NABH सर्टिफाइड है हॉस्पिटल, मतलब वो जब सर्टिफिकेशन मिलता है वो NABH का, तो वो सब स्टैंडर्ड ही ट्रीटमेंट होगी। और आज हमारे हॉस्पिटल में 14 डॉक्टर है और 100 के करीबन स्टाफ रहे। सबको क्लियर है कि जो हम ज़ीरो कॉस्ट पे सर्जरी प्रोवाइड करते हैं, और ये जर्नी के बाद एवरीबॉडी इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि जो ये पेशेंट आते हैं जो ज़ीरो कॉस्ट में हमको काफ़ी कुछ दे के जाते हैं, हमको इतना एक्सपीरियंस देते हैं। अभी हमारा जो भी प्लानिंग होता है, डिस्कशन होता है, एक्शन होता है, हमारा 100 में से 90% एफर्ट ये जो ज़ीरो कॉस्ट पे हम सर्जरी करते हैं उसी पेशेंट लोग के लिए जाता है। इतना सारा मेहनत, इतना सारा एफर्ट, और वो भी ज़ीरो कॉस्ट के लिए। तो ये एफर्ट्स के जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? तो जब पेशेंट ऐसे ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं ना, जैसे लास्ट एक सर्जरी मैंने किया तो पेशेंट ने बोला, जैसे ही कपड़ा हटाया, बेटा कितने टाइम से खाना भी नहीं दिख रहा था, अभी मैं देख पाऊंगी ना, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और जैसे ही कपड़ा हटाते हैं उनका वो हाथ खड़ा ही हो जाता है आशीर्वाद देने के लिए। कई सारे पेशेंट है वो वहीं से जेब से निकाल के 100 रुपया दे के जाते हैं कि थैंक यू, आपने हमारा काम कर दिया। तो पैसे भले ही वो नहीं देते हो, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतने दिल से देते हैं। પોરીની આંખની પટ્ટી જ્યારે ઓપરેશન કરાવ્યું ને ખોલી તો મને પૂછ્યું કે દીકરા મમ્મી ગમી જોવો તમે, એમ કે સરે કીધું તો એણે મારા ગમી પહેલાં જોયું તો કે મમ્મી મને દેખાતું છે, તો મારા આંખમાંથી આહા આવી ગયા કે સર તો ભાઈ મારા પોરીનું સારું કર્યું, બસ એટલી જ। સૂર્યને દેખાતો તો તેવો આખો દેખાય, કોઈ બી કામ કરી શકું છું, એવું નહીં કે મજૂરી બી કરી શકું છું, પેલા માગીને ખાવા પડતો હતો, અત્યારે મજૂરી બી કરી શકું। नंबर थे वो भी कम हो गए, प्लस विजन जो मैं दूर का और नज़दीक का नहीं देख पाता था वो भी देख सकता हूँ, जिससे पढ़ाई में या दूसरे किसी भी काम में बहुत हेल्प होता है। બહુ ખુશ છું અને આ રીતના બીજા લોકોને બી ઓપરેશન થાય તો બધા ખુશ રહેશે। डॉक्टरों के बारे में तो मैं यही बोलूँगा, जो यहाँ पे मुझे जितना सपोर्ट उन्होंने किया है फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, वो शायद ही मुझे कोई कर पाता। સર બી બહુ સારા છે, સર બી પછી બધી બહેનો હોય તેઓ બહુ સારી છે। ભૂખ્યાને અન્ન મળે અને એમ કે તરસ્યાને પાણી મળે, તેમ અમને દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એટલે અમને સંતોષ। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से बच्ची का ख्याल भी रखा और बहुत अच्छे से इनका ऑपरेशन भी हुआ।
तो हम जो सुपा में चालू कर रहे हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूट क्या करती है, वो एक पाथ बनाती है जिस पे आगे जाके कोई और भी चल सकता है। इसका कैपेसिटी हमने डिज़ाइन किया है कि पूरे साउथ गुजरात का सर्विस वो कवर कर पाए। साउथ गुजरात में करीबन 800 साढ़े 800 गाँव है। यहाँ पे 72 OPDs होंगे, चेकअप रूम। उसके साथ में 24 ऑपरेशन थिएटर होंगे, जिसके चलते हम हर रोज़ 2 से 2,500 पेशेंट का चेकअप करेंगे और हर रोज़ 400 सर्जरी करके साल में 1,20,000 लोगों को ट्रीटमेंट मुहैया करवाएंगे। तो यहाँ पे हर साल में 60 डॉक्टर ट्रेन होंगे। तो 60 डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेके वो भारत के हर एक कोने तक जाके इसका ट्रीटमेंट मुहैया करवाएंगे। यहाँ पे एक आदमी का पेमेंट से 2 आदमी का फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे मैं अपना पेमेंट करा रहा हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और मैं पे कर रहा हूँ, वो जो मैं पे करूँगा उससे जो प्रॉफिट होगा उससे 2 लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये मॉडल हमारे समाज की रचना से भी संलग्न है कि भाई 40% पेशेंट पे कर सकते हैं, 60% नहीं कर सकते हैं, तो ये पे करने वाले ही दाता बन जाएंगे और इनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जब ये उन्होंने सोचा कि हम ये करने वाले इस प्रकार का आयोजन है, उस टाइम पे लोग सामने भी कोई बोलता था कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे पागलों जैसी बातें हैं और अब डूब जाओगे आप सब। मैं पहली बार जब डॉक्टर भाविन से मिला तो तब से मुझे ये लगा कि ये बंदा दुनिया से कुछ अलग है। डॉक्टर भाविन पटेल की एक बात दिल में उतर गई। पूर्णा नदी में ऐसे पेंट ऐसे करके खड़े थे और बोलते थे कि मेरे को रोज हॉस्पिटल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काहे को अच्छा नहीं लगता था? तो वो बोले थे, वो मैं बोलता हूँ कि हर महीने 5 लाख FD होता, तो FD के लिए ही हॉस्पिटल जाना वो मेरे दिल स्वीकारता नहीं था। इस बात मेरे को इतनी गहरी उतर गई, इस बात से मैं तो पहले प्रभावित हुआ था और बहुत प्रभावित हो गया। उनका जो मिशन है लॉन्ग टर्म अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का, जो हमारे थिंकिंग के साथ भी रेजोनेट होता है, तो मैं सोचा कि इनके साथ जुड़ा जाए, और क्योंकि ये लंबा रिलेशन चलेगा। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि ऐसे आदमी जो 100 में से 1 होगा तो पूरा देश राम राज्य आ जाएगा। वो स्वामी विवेकानंद के थॉट से इंस्पायर्ड। ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। पूरी सोसाइटी इसमें जुड़ेगी तो ही ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो इतनी दर्दनाक परिस्थिति से पसार हो रहे हैं, उनको पसार ना होना पड़े। प्री मैच्योर बेबीज जो बोर्न होता है, उसमें जो रटाइन है उनका पर्दा डेवलप नहीं होता है, तो वो अगर टाइम पे अगर डायग्नोस नहीं होता है तो उनको ब्लाइंडनेस आ सकता है। तो वो जैसे अभी यहाँ सूरत में तो अवेलेबल होगा, लेकिन गांव में या फिर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे फैसिलिटी नहीं था उस टाइम पे। खास करके सरकारी जो NICU रहते हैं, छोटे बच्चों का NICU, तो वहाँ पे कैमरा से तपास करना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पे भाविन ने ये कैमरा लेने का सोच रहा था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक दिन ऐसे ही चाय पे बात किया कि मुझे ये कैमरा लेने के लिए गाड़ी बेच देनी है। तो वो मैंने बोला कि कैमरा के लिए मर्सिडीज क्यों? तो बोला कि ये अगर चीज़ मैं करता हूँ तो कितने बच्चों की आंखें बच जाएगी। तो मुझे 25-27 लाख का ज़रूरत है। वो मैं उनका खुद का लोन चल रहा था, तो पॉसिबल नहीं था एक साथ कि मैं वो इतना पैसा निकाल पाए। तो उनके लिए वो आदमी मर्सिडीज बेचने को तैयार हो गया। भाविन भाई खुद के लिए कुछ सोचते नहीं है, वो समाज के लिए ही सोचते हैं। मैं उसके साथ फुल जुड़ गई हूँ क्योंकि अच्छा विचार है। हम इस एज में भी सबसे ज्यादा हमारे डॉक्टर से भी ज्यादा हम दोनों काम करते हैं, क्योंकि वो काम करता है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। मुझे तो सतत 24 घंटा फील होता रहता है
रात को सोती हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि कब उठेगा, कब निकलेगा, नाश्ता करेगा या नहीं करेगा। इतनी छोटी सी उम्र में उसकी सोच कितनी बड़ी है, हम सोचते ही रह जाते हैं। पर भाविन जितनी सोच नहीं है किसी की, उसकी सोच सबसे ऊपर चली गई। भाविन भाई हफ्ते में 2 या 3 दफा उधर ऑपरेशन के लिए जाता है, एक दफा मेरुनन जाती है। बताइए मेरे को, कौन एक दिन दूसरे के लिए छोड़ता है? अपना घर बार सब छोड़ के कौन कर सकता है? बट मेरे पापा जो काम करते हैं, सभी को फ्री में ऑपरेशन करते हैं, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ वो जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, तो मुझे उसमें मददगार ही रहना है। जैसे वहाँ पे सुपा में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ, तब लोगों को थोड़ा विश्वास आने लगा कि नहीं, ये बंदा करके दिखाएगा। और जो लोग भाविन को नज़दीक से जानने लगे थे, जो उनका डेडिकेशन है वो जानने लगे थे, उनके बाद लोगों को 100% माने कि अभी अप्रिशिएशन मिल रहा है कि नहीं, ये काम करेगा ही करेगा। तो सबका ये कंसर्न रहता था, काफ़ी टाइम ऐसा रहता था कि अभी पैसा नहीं है, सैलरी कैसे करेंगे, दिवाली का टाइम है, बोनस कैसे देंगे। तो वो कंसर्न सबका रेज होता था। जैसे पैसा नहीं है, वेंडर को भी पैसा चुकाना है, लेंस का पैसा चुकाना है, मेडिसिन का पैसा चुकाना है, कहाँ से लाएंगे पैसा। स्टाफ ने सामने से उल्टा आके मुझे ये बोला कि सर आप हमारे सैलरी का टेंशन मत लो, हमारा जो विजन है वो सबसे बड़ा। ये विजन पूरा करने के लिए अगर 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी तो भी हम लोगों को चलेगी। हमारा पर्पस यही है कि इन लोगों का दुख कैसे दूर किया जाए। एक स्टाफ का सैलरी अराउंड 12,000 था। जैसे ही सैलरी हाथ में आया तो शी डोनेटेड 5,000 रुपीज़ कि 12,000 में से आप 5,000 अगर डोनेट कर दोगे तो आप घर कैसे चलाओगे। उन्होंने बोला कि सर वो चला लूँगी। ये जो अंकल है जिनका सर्जरी करना है, अगर ये 5,000 से उनका सर्जरी नहीं हुआ ना तो उनकी तो पूरी फैमिली बिखर जाएगी। यही टीम है, बहुत साथ दिया मेरा। ऐसा हुआ कि हम खाना खिलाते थे, वड़ा पाव या तो बटेके का सब्जी और पाव। तो एक सज्जन आए, वो देखे और वो बोले कि मैं हर हफ्ते खाना भेजूंगा आपके लिए। तो उन्होंने खाना भेजना चालू किया। अभी खाना लाना, व्यवस्था करना, तो और काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे। हम आके पेशेंट को परोसेंगे, खिलाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे। फिर एक सज्जन आए, वो बोले मैं बर्तन दूंगा, डिश दूंगा, तो वो ये दे के चले गए। डॉक्टर भाविन पटेल का जो स्टैंड है वो उसने मुझे बहुत टच किया। बहुत नॉर्मली मैंने बहुत से प्रोजेक्ट देखे, पर कोई भी जगह डॉक्टर नहीं होता। ये अकेला एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ डॉक्टर ही, तो ये बहुत बड़ा मुझे लगा कि ये करने जैसी चीज़ है। इतना डिटेल नहीं पता था, इसलिए मुझे जस्ट वहाँ सुना कि ब्लाइंडनेस का इतना बुरा हाल होता है, तो उसके लिए डॉक्टर भाविन पटेल काम कर रहे हैं। तो हमको लगा कि उनके लिए कुछ चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, ताकि उनको उसमें सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि अपने पास तो कुछ ऐसे पैसे नहीं है, फिर भी 150-200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम होता है तो लोग सामने से मिल जाते हैं। ऐसा इंसान बहुत कम ईश्वर ने पैदा किया है। ऐसा ईश्वर को हमने सुना, देखा और उनके साथ परामर्श किया, इसलिए हम उनसे बहुत प्रभावित। हमारे एक मेंटर है, उन्होंने कहा कि एक बार सुपा विजिट कर लो जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। तो जब हॉस्पिटल विजिट करने गए तब वहाँ हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा, पूरा वहाँ का माहौल देखा। तब लगा कि 15-20 लाख अगर हम लोग देंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो पूरा प्रोजेक्ट है 232 करोड़ का है। तो जब तक उतने पैसे नहीं आएंगे तब तक ये फुलफिल चलेगा ही नहीं, और 10-20 लाख आएंगे तो उनका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर हमने एक दिमाग लगाया कि अब हमको जो काम करना है 200 करोड़ के लिए करना है। जब तक 200 करोड़ नहीं करेंगे तब तक हम SVRM के साथ जुड़े रहेंगे। मानवता की
जहाँ सेवा होती संपूर्ण रीते कराए थे। हम भी मानव है तो हमको भी ऐसा तो विचार आएगा कि वो मानवता का काम कराए तो साथ में छोटे मोटे तो जुड़ेंगे। इस उम्र में इस डिग्री पाकर इतना सक्सेसफुल आदमी पूरा टीम निकल पड़ी है, तो हमारा फर्ज है कि हमारे पास जो भी है आर्थिक रूप से वो हमें इस ट्रस्ट को देना चाहिए। भगवान ऐसा कहते हैं कि जो दूसरे के लिए करते हैं वो पूरी जिंदगी खुश रहता है। कि पहले जैसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक्टिविटी में जुड़ जाइए आप, कि हमारे जो एक्टिविटी करते हैं, हम लोग कैंप्स करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, तो उसमें आप अपना इनपुट्स दे सकते हैं, फिजिकली प्रेजेंट रह के दे सकते हैं। हमारा जो रेगुलर मीटिंग्स रहता है उसमें आप आ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। जैसे मेरी वाइफ ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया यहाँ पे कि 45 कैंसर के ऑपरेशन करवा के मुझे गिफ्ट दिया बर्थडे का, तो मैंने मेरे दोस्तों से शेयर किया। तो मेरे दोस्त लोग यहाँ आए तो उन्होंने भी ये प्रोसेस चालू कर दिया, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी XYZ होता है यहाँ पे आके अपना सेलिब्रेशन चालू कर दिया। तो ये भी वन वे ऑफ कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए कि जिसकी वजह से हम पूरा गुजरात और गुजरात से आगे और राजस्थान, महाराष्ट्र, MP जितना हो सके उतना आगे आगे बढ़ के लोगों को अंधत्व दूर कर सके। हर एक आदमी की अंधत्व दूर करेगा तो पूरी दुनिया में कोई भी अंध नहीं रहेगा। हमें उसको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फर्ज है। तो वो जितना पैसा अपना बिजनेस मतलब अपने काम से कमा रहा है वो 100% यहाँ लगा रहा है। तो ये बहुत बड़ी, हम तो क्या है हमारे पास जो है इसमें से छोटा सा परसेंटेज यहाँ देते हैं, पर ये एक ऐसा बंदा है जो उसका पूरा सर्वस्व दे चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है, और उसके ऊपर दुनिया को ये देखना चाहिए कि ये सीरियसली काम की चीज़ है, तो यहाँ बेस्ट काम कर सकते। हमारा ये मानना है कि कहीं पे भी कोई भी ट्रीटमेंट के अभाव से ब्लाइंड हो रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे लोग साथ में जुड़े हैं, हमें लग रहा है कि अभी मंजिल दूर नहीं है। ऐसे लोगों का मैं तहे दिल से खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा फैमिली जिसने मुझे रात दिन सपोर्ट दिया, मेरे फ्रेंड्स जो सब मेरे साथ जुड़ गए, मेरे हॉस्पिटल के मेंबर्स जिन्होंने ऐसे लोगों की सर्जरीज़ की और अपनी सैलरी में से काट के सामने से डोनेशन भी दिया, जो लोगों ने सर्जरी के लिए पैसा दिया कि सर्जरी का खर्चा है हम देंगे, किसी ने अपने बर्थडे पे जितना बर्थडे है 45 तो वो सर्जरी का डोनेशन दिया, हमारे CA जिसने बोला कि जो भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, हमारे डोनर जिन्होंने बोला ऑपरेशन थिएटर बनाओ पैसा हम देंगे, हमारे बिल्डर जिन्होंने बोला कि ये काम मैं रुकने नहीं दूंगा, जब भी रुकेगा मैं आगे आके उसको आगे बढ़ाऊंगा, रोटरी जिन्होंने बोला कि हम जितना भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही मनोबल देती है। इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तक तो हमने 5% काम आगे बढ़ाया है, 10% तक धीरे धीरे पहुँच रहा है, 90% बाकी है। बहुत सारी मदद की और ज़रूरत है, लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूत कदम से ये हमारे तक आ रही है और हमारे तक धीरे धीरे पहुँचेगी। थैंक यू।